एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सभी वर्गों को सशक्त बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। देश के विभिन्न हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने बताई उपलब्धियां। रांची में मुख्यमंत्री ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के कामकाज का लिया जायजा। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल। रांची में 16 से 18 तक कृषि व्यापार मेला। राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज। आदित्य प्रसाद साहू ने खरीद फरोख्त की राजनीति पर कांग्रेस पर बोला हमला। चुनावी सुचिता पर दिया बल। रांची के जेसीए स्टेडियम में कल से झारखंड टी20 प्रीमियर लीग 6 टीमों में होगी श्रेष्ठता की जंग। फ्रेंचाइजी से जुड़े खिलाड़ी और पदाधिकारी उत्साहित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे हो गए। आज ही के दिन वर्ष 2024 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली थी। प्रधानमंत्री ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। एक 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से हमने युवाओं, महिलाओं और अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यह हमारे अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अनकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से जुड़े कार्यों की देश दुनिया में चर्चा है। केंद्रीय मंत्रियों ने आज देश के विभिन्न शहरों में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जम्मू कश्मीर के एम्स अवंतीपुरा से आयोजित प्रगति पथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, सुशासन और समावेशी प्रगति की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस सिलसिले में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए और केंद्र सरकार के विकासोन्मुख कार्यों की जानकारी दी। सिस्टम है और हमारी जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसी सिस्टम को थोड़ा सुदृढ़ किया नरेंद्र मोदी जी ने और हर क्षेत्र में प्रगति या तो दुगनी की या तिगुनी की इन 12 वर्षों में। आप पहले के 12 वर्षों की तुलना भी कर सकते हैं, आंकड़े अवेलेबल है। कई जगह चौगुनी की, कई ऐसी नई योजनाएं लेके आए जिनकी कल्पना नहीं थी। तो ऐसा 12 वर्षों में क्या हुआ जिससे देश विकसित भारत बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो गया। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास पर ध्यान दिया है। महिला सशक्तिकरण की मुहिम को भी इस अवधि में नया आयाम मिला। 2014 के बाद महिला सशक्तिकरण को नई गति मिली है। महिलाएं अब कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी से आगे बढ़कर विकसित भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं ने महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान दी है। 2015 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बेटियों के प्रति समाज की सोच बदल दी है। माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के 75.51% से बढ़कर 2024-25 में 80.2% हो गया है।
आज देश के स्कूलों में छात्राओं की भागीदारी लगभग 48% तक पहुंच चुकी है। सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए करोड़ों परिवारों ने बेटियों के भविष्य के लिए बचत शुरू की। I believe that India has always given respect to its women. In Vedas it is written yatra naristu pujyante ramante tatra devata. हमारे देश में सुधार दिखाई दे रहा है, वो काबिले तारीफ है। महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में काफी बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक 10.55 करोड़ से ज्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। यह योजना केवल स्वच्छ ईंधन तक पहुंच नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के सम्मान, स्वास्थ्य और समय तीनों को नई मजबूती दे रही है। महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने ग्रामीण भारत में आर्थिक बदलाव की नई नींव रखी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आज देश में 93.61 लाख स्वयं सहायता समूह से 10.2 करोड़ महिलाएं जुड़ गई हैं। इन समूह ने अब तक 12.18 लाख रुपए से ज्यादा बैंक ऋण तक पहुंच बनाई है। इसी नेटवर्क की ताकत पर आगे बढ़ रहा है लखपति दीदी अभियान। मार्च 2025 तक करीब 1.5 करोड़ महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा आय अर्जित करने लगी हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 6 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने का है। कृषि में तकनीक के इस्तेमाल के साथ महिलाओं को जोड़ने वाली नमो ड्रोन दीदी योजना नई ग्रामीण क्रांति का प्रतीक बन रही है। 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। साल 2023-24 में 1094 ड्रोन महिला समूहों को वितरित किए गए। भारत की बेटियां अब सीमा सुरक्षा से लेकर फाइटर कॉकपिट तक नई जिम्मेदारियां निभा रही हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं के प्रवेश के बाद 2025 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स पास आउट हुई। 2026 तक कुल 158 महिला कैडेट्स एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। महिला अधिकारी फाइटर पायलट, युद्धपोत अधिकारी और वरिष्ठ कमांड पदों तक पहुंच रही हैं। यह बदलते भारत की उस तस्वीर को दिखाता है जहां रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और अन्य योजनाओं ने महिला उद्यमिता को नई ताकत दी है। मुद्रा योजना के तहत मार्च 2026 तक 57.79 करोड़ ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि कुल राशि 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से 2.5 लाख से ज्यादा महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिली है। वहीं जेम के वोमनिया प्लेटफॉर्म पर 2.1 लाख से ज्यादा महिला उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। आज महिलाएं स्थानीय बाजार से निकलकर राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक अपनी पहचान बना रही हैं। 12 सालों में मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य करा है कि करीबन 73 लाख लेडी को ट्रेन किया गया है, लेडीज को ट्रेन किया गया है कि वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़ाए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इस कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार 131वां संशोधन विधेयक लेकर आई, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे 2/3 बहुमत नहीं मिल सका और बिल पास नहीं हो सका। ट्रिपल तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं को वह सम्मान और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जिसकी वे लंबे समय से हकदार थीं। वहीं अनुच्छेद 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में महिलाओं को समान संपत्ति और कानूनी अधिकार सुनिश्चित हुए। मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने से कामकाजी महिलाओं को नई सहूलियत मिली। कुल मिलाकर 12 सालों में महिला सशक्तिकरण की यह यात्रा केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही। बेटी की शिक्षा से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता तक, रसोई से लेकर रणभूमि तक और गांव के स्वयं सहायता समूह से लेकर संसद तक भारत की महिलाएं अब विकास यात्रा की सक्रिय भागीदार बन चुकी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी देखने को मिले हैं। हजारीबाग में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कईयों को संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। हजारीबाग में बड़े स्तर पर ग्रामीण उद्यमी महिलाओं ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लिया है। उनमें से एक चौपारण की बीना देवी हैं, जिन्होंने योजना के तहत 2 लाख रुपए लेकर ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन शुरू किया। अब उन्हें इससे अच्छी आमदनी हो रही है और परिवार का सही तरीके से भरण पोषण कर रही हैं। वो एक मुद्रा लोन की तरह हम लोग के संस्था से दिया जा रहा है। हर डॉक्यूमेंट्स आप लोग भरिए और आजीविका का आप लोग बढ़ाइए। तो ये सुने तो हम मुद्रा लोन वहाँ पे पर डॉक्यूमेंट्स सारा दे दिए जितना होता है। उसके बाद हमको मिला है मुद्रा लोन। उससे हम जब मिला तो मेरा आर्थिक स्थिति सही है। इससे अपना हम BC पॉइंट बैंक ऑफ इंडिया के CSP खोले हैं। स्वयं सहायता समूह की सदस्य ने बताया कि पहले बैंक से जुड़े कामों के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। लेकिन अब गांव में ग्राहक सेवा केंद्र की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। जब से बीना दी यहाँ बैंक खोली है, हम लोग का सुविधा हो गया है। सब दीदी हम लोग यही निकासी करते हैं, जमा करते हैं। हम लोग का पहले दूर जाना पड़ता था 5 किलोमीटर, अभी घर गांव में ही सुविधा हो गया है बिना दी के। JSLPS के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक नीरज सिंह ने बताया कि प्रखंड की महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़कर विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी के तहत बीना देवी को भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिला और वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रधानमंत्री की लखपति दीदी योजना के तहत उनको अलग अलग चीज़ों से जोड़ने हेतु एक बैंक BC का पॉइंट दिया गया और उसके अलावा उनको मुद्रा से आच्छादित करके वो BC पॉइंट को स्टेबल करना और उसके अलावा एक उनको गाड़ी का व्यवस्था कराया गया है ताकि वो अपने और अपने पति दोनों का आमदनी को बढ़ावा दे सके और जो उनके पति बाहर भीतर जाते थे। वहीं चौपारण के प्रखंड विकास पदाधिकारी नितेश भास्कर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में मुद्रा योजना भी शामिल है। इसका लाभ लेकर न केवल पुरुष उद्यमी बल्कि ग्रामीण महिला उद्यमी भी अपने सपने साकार कर रही हैं। केंद्र सरकार की इस स्कीम से छोटे व्यवसायी उद्यमी, हमारे व्यापारी जो अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं वो सरकार से 50,000 या 50,000 से 5 लाख या 5 लाख से 10 लाख 20 लाख तक का ऋण लगभग बिना किसी कोलेटरल के उपयोग कर रहे हैं और अपने बिजनेस गतिविधियों को नया आयाम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। हजारीबाग के चौपारण में बीना देवी ग्राहक सेवा केंद्र चलाकर न सिर्फ अच्छी आमदनी कर रही हैं, बल्कि गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध करा रही हैं। योजना से महिलाओं में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। DD न्यूज के लिए हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागवार समीक्षा बैठक के जरिए योजनाओं की प्रगति की जायजा ले रहे हैं। उन्होंने आज झारखंड मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा की। इस दौरान श्री सोरेन ने योजनाओं के प्रभावी और ससमय क्रियान्वयन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल से जुड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए ताकि जरूरतमंदों को उनका लाभ मिल सके। श्री सोरेन ने जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस समीक्षात्मक बैठक के दौरान विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेला का आयोजन होगा। इस सिलसिले में आज रांची में बैठक हुई। बाद में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मेला आयोजन के उद्देश्य को साझा किया। रांची के मोराबादी मैदान में होने वाले 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस मेले का उद्देश्य झारखंड के कृषि परिदृश्य को एक वैश्विक और व्यापारिक पहचान देना है।
विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि इस मेले के माध्यम से राज्य के प्रगतिशील किसानों को दूसरे विकसित राज्यों की आधुनिक कृषि तकनीकों और बड़े-बड़े हाईटेक कृषि यंत्रों के प्रयोग को लाइव देखने और समझने का सीधा अवसर मिलेगा, जिससे वे अपनी फसलों की पैदावार और आमदनी को दोगुनी कर सकेंगे। झारखंड सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पहली बार कृषि व्यापार मेला का आयोजन कर रही है। 16 तारीख से इस कार्यक्रम का शुरुआत है। 16, 17, 18 मोराबादी रांची में इस कार्यक्रम को वहाँ पे किया जाएगा। ये कार्यक्रम इसीलिए भी हमारे राज्य के किसानों के लिए विशेष है क्योंकि इस कार्यक्रम में केवल किसान नहीं मगर किसान के साथ साथ व्यापारी, साथ ही साथ वैज्ञानिक गण, इसके साथ ही उद्यमी गण, तमाम लोगों को एक ही मंच में लाने का प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस कृषि व्यापार मेले की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीनों ही महत्वपूर्ण विभागों के अलग-अलग आकर्षक और ज्ञानवर्धक स्टॉल लगाए जाएंगे। कृषि मंत्री ने दूरदर्शन से बातचीत में जोर देकर कहा कि कृषकों, पशुपालकों और कृषि विपणन से जुड़े व्यवसायियों के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावी प्लेटफॉर्म साबित होने जा रहा है। मगर अब राज्य सरकार एफपीओज के साथ, एसएचजीज के साथ काम कर रही है, जहां पे कई सारे किसान समूह के रूप में आके काम कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये सारे बड़े बड़े उपकरणों का कैसे उपयोग किया जा सके, उनको हम लोग वैसे किसानों को कैसे ऐसे चीज़ों के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए एक्सपोजर दे सके, इसके लिए भी तैयारी इस कार्यक्रम में की जा रही है। परंपरागत खेती से आधुनिक और व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ते झारखंड के कदमों को यह कृषि व्यापार मेला एक नई और तेज रफ्तार देगा। उम्मीद है कि मोराबादी के इस मंच से निकलने वाले नए विचार और तकनीकें झारखंड के अन्नदाताओं को और अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में आज नामांकन पत्रों की जांच हुई। झामुमो के वैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा के नामांकन वैध पाए गए। झामुमो और कांग्रेस के प्रत्याशी ने परिमल नाथवाणी के नामांकन पर आपत्ति जताई है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कल इस संबंध में विस्तृत जांच की जाएगी, जिसके लिए श्री नाथवाणी या उनके प्रतिनिधि को बुलाया गया है। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके लिए कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 11 जून तक नाम वापसी का समय है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आज रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खरीद फरोख्त की राजनीति पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए श्री साहू ने कहा कि 16 विधायकों वाली पार्टी राज्यसभा में प्रत्याशी देकर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने चुनावी शुचिता पर बल दिया। जिस प्रकार से सांसद रहते हुए उन्होंने जो गांव गरीब किसान के जो कल्याणकारी कार्य किया है दिखता है साहब। मैं अपने क्षेत्र में देखा हूं कि बोरिया के बगल में चले जाए संग्रामपुर, बीआईटी के बगल में मिश्रा चले जाए, उनकी राशि से सांसद मंच से जो भवन बने हुए आज भी दिखाई पड़ते। कैसे उन्होंने काम किया है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। आखिर वो 28 सदस्य कैसे पूरा करेंगे, कहां से लाएंगे? सबको खरीदने का ये लोग काम कर रहे हैं, पैसा देने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को आंख तगड़ने का काम करते हैं, आंख दिखाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं करती है और खरीद फरोख्त करके वो सदन का सदस्य नहीं बनाना चाहती। इधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एनडीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और दोनों ही उम्मीदवारों की राज्यसभा चुनाव में जीत होगी।
राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बैजनाथ राम का प्रस्तावक बनने का काम किया है। उनकी धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन जी ने हमारे प्रणव झा जी का प्रस्तावक बनने का काम किया है। तो वो जो एकजुटता दिखाई दी है, हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की बात है। निश्चित रूप से इस तरह की अफवाहें उड़ती रहेंगी और इस तरह के अफवाहों के सहारे खरीद बिक्री की कोशिश भी होगी, लेकिन हम समझते हैं जिस तरह से इंटैक्ट है हम लोग, हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की बात है। अफवाह चाहे जो भी उड़े। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रशिक्षण की क्षेत्रीय संयोजक सांसद कविता पाटीदार और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू तथा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मौजूद रहे। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विमर्श हुआ। सभी नेताओं ने संगठन मजबूती, विस्तार और जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन हिंसा से जुड़े मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने इस दिशा में राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने यौन हिंसा पीड़ितों की रक्षा, त्वरित न्याय, पुनर्वास और मुआवजे को लेकर निर्देश दिए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यौन हिंसा मामले से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कई सख्त निर्देश जारी किए, जिनमें प्रारंभिक जांच 15 दिनों के भीतर और अधिकतम 2 महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया। 0 FIR पे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे निर्देश के साथ यौन अपराध पीड़ितों का बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष कराने, पॉक्सो के पीड़ितों के मामले में 24 घंटे के भीतर आश्रय, उनकी सुरक्षा, उनकी चिकित्सकीय सहायता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। 2 फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश भी जारी किए गए। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को बलिदान दिवस पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में धरती आबा के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्षों को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना पूरा जीवन जनजातीय समाज के स्वाभिमान, संस्कृति और वंचित तबकों के अधिकारों की रक्षा को समर्पित रहा। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने की उनकी गाथा देश की हर पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का संचार करती रहेगी। भगवान बिरसा मुंडा को आज उनकी पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र ने याद किया। रांची और खूंटी में धरती आबा को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य लोगों ने कोकर स्थित समाधि स्थल और बिरसा चौक पर धरती आबा को विनीत श्रद्धांजलि दी। झारखंड प्रदेश महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनके ऐतिहासिक बलिदान को याद कर रहा है। इस अवसर पर रांची के कोकर स्थित उनकी समाधि पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। भगवान बिरसा के अदम्य साहस को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनके बलिदान की गाथा सदैव देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। ये आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने जो संघर्ष किया है, पूरे देश में सारे देशवासी याद करते हैं और निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से देश भर में, देश के बाहर भी लोग याद करते हैं, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है कि वास्तव में
इनका इतिहास पढ़ने समझ में आता है कि इनका संघर्ष कैसा रहा और किस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इस राज्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम सबकी समझ में आता है। तो मैं निश्चित रूप से इन पर को अपने इन लोगों को नतमस्तक करते हुए अपने पूरी सद्भावनाएं इनके प्रति अर्पित करते हैं। समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा के सिद्धांतों को आज के दौर में भी प्रासंगिक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोषितों, वंचितों और जल, जंगल, जमीन के हक के लिए भगवान बिरसा ने जो आवाज उठाई थी, उसी राह पर चलते हुए आज राज्य सरकार झारखंड के नवनिर्माण में जुटी है। भगवान बिरसा मुंडा जी का आज पुण्यतिथि, लगभग 125 साल लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। निश्चित रूप से इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं। कोकर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री का काफिला बिरसा चौक पहुंचा, जहां उन्होंने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गौरतलब है कि ब्रिटिश शासन की अमानवीय यातनाओं के बाद रांची के जिस पुरानी जेल में भगवान बिरसा ने अंतिम सांस ली थी, उसे सरकार के साझा प्रयासों से अब एक भव्य भगवान। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का कल से आगाज हो रहा है। रांची के JSCA स्टेडियम में JPL के तहत 14 दिनों में 27 मैच खेले जाएंगे। इस दौरान 6 फ्रेंचाइजी टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग होगी। JPL से जुड़े टीमों की फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी T20 लीग को लेकर खासे उत्साहित है। इधर रांची में आज प्रतियोगिता की पूर्व संध्या पर प्रेस वार्ता आयोजित कर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। एक अन्य कार्यक्रम के दौरान एक टीम की जर्सी की लॉन्चिंग हुई। संभव जैन ने बताया कि प्रीमियर लीग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाएं निखरेंगी। क्रिकेट का टैलेंट झारखंड में बहुत अच्छा है, इसलिए हमने झारखंड का राज्य चुना कि यहाँ पे लीग लेके आई जाए। यहाँ का इंफ्रा बहुत अच्छा है, स्टेडियम बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम ये लीग करना चाहते थे और आज लीग काफ़ी अच्छे मुकाम पे है। हमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंचाइजी ओनर्स मिले हैं। वहीं एक अन्य कार्यक्रम के दौरान छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम ने जर्सी और एंथम का भव्य शानदार तरीके से अनावरण किया। इस अवसर पर टीम के पदाधिकारी गण, कोचिंग स्टाफ और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सभी वर्गों को सशक्त बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। देश के विभिन्न हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने बताई उपलब्धियां। रांची में मुख्यमंत्री ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के कामकाज का लिया जायजा। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल। रांची में 16 से 18 तक कृषि व्यापार मेला। राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज। आदित्य प्रसाद साहू ने खरीद फरोख्त की राजनीति पर कांग्रेस पर बोला हमला। चुनावी शुचिता पर दिया बल। रांची के JCA स्टेडियम में कल से झारखंड T20 प्रीमियर लीग 6 टीमों में होगी श्रेष्ठता की जंग। फ्रेंचाइजी से जुड़े खिलाड़ी और पदाधिकारी उत्साहित।